हाय हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम करेंगे सेक्शन 125 टू 128 ए सॉरी 125 टू 128 ऑफ सीआरपीसी। These four provisions are very important. 125, 126, 127 एंड 128 एग्जाम की पर्सपेक्टिव से भी और आपकी जो प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो उस पर्सपेक्टिव से भी। तो कोशिश करेंगे दोनों पर्सपेक्टिव को यहाँ पे लेते हुए समझते हुए चलेंगे किस तरीके से इनको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मेंटेनेंस की बात करता है। किसकी मेंटेनेंस? वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो तीन लोगों की मेंटेनेंस की बात हो रही है, वाइफ की, चिल्ड्रन की एंड पेरेंट्स की, उनको मेंटेनेंस मिलेगा अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। उनको मेंटेनेंस लेने का राइट दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक तो रिलीजियस बैरियर को हटा दिया गया कि जैसे मान लो अगर किसी रिलीजन के अंदर मना किया गया है कि वाइफ जो है वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती, तो वो वाइफ आके सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस ले सकती है। जैसे कि आपको कौन सा केस देखने को मिलता है? शाह बानो बेगम वाला केस देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक मुस्लिम वाइफ को मेंटेनेंस मिलता है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है। इसी तरीके से जो लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं वहां पे भी इसको अलाउ किया गया कि जो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जहाँ पे बहुत टाइम तक दो लोग एक साथ रह रहे हैं और एज अ हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, वो शो कर रहे हैं सोसाइटी में बहुत टाइम तक, तो वहाँ पे भी जो ये मेंटेनेंस होता है वो जो वुमेन होती है वो मांग सकती है, जो इस तरीके की लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रह रही है। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे अलाउड होती हैं कि इस तरीके से जो वुमेन होती है वो मेंटेनेंस ले सकती है। अब देखो ये सेक्शन जो है तो हमारे सीआरपीसी के अंदर, जो 125 से 128 है तो हमारे सीआरपीसी के अंदर, लेकिन जब इसके अंदर हम कंप्लेंट करते हैं तो एक प्राइवेट कंप्लेंट की तरह होता है, और यहाँ पे जो व्यक्ति कंप्लेंट करता है उसको हम पेटिशनर बोलते हैं। ठीक है। और जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट करते हैं वो यहाँ पे रिस्पोंडेंट होता है, उसको हम एक्यूज नहीं बोलते। तो ये नॉर्मल एक उसकी तरह होती है। ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे सीआरपीसी के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिविल पार्ट भी टच हो जाता है इसके साथ जब इसको किया जाता है। और 125 से 128 के अंदर अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर एक व्यक्ति के पास, अगर किसी भी व्यक्ति के पास सफिशिएंट मीन्स होते हैं, क्या होते हैं? सफिशिएंट मीन्स। अब ये सफिशिएंट मीन्स क्या होते हैं? ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन होती है कि सफिशिएंट मीन्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू मेंटेन, कि अगर किसी व्यक्ति के पास सफिशिएंट मीन्स हैं और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? नेग्लेक्ट कर रहा है या फिर साफ साफ मना कर रहा है कि मैं मेंटेन नहीं करूंगा। किसको? अपनी वाइफ को, जो कि अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, जो कि अपने खुद को मेंटेन नहीं कर सकती। अब जैसे मान लो वाइफ खुद जॉब करती है तो वहां पे वो मना कर सकता है कि आप अपना आपको खुद मेंटेन कर लो। लेकिन जैसे अब जहाँ पे वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती वहां पे उसको जो हस्बैंड है उसको मेंटेन करना पड़ेगा अपनी वाइफ को, तो वाइफ जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब जब मान लो डिवोर्स चल रहा है या डिवोर्स हो गया उसके बाद भी ये वाइफ को उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है अनटिल जो उसकी वाइफ थी जिसको अब डिवोर्स हो गया उसकी किसी और से मैरिज नहीं हो जाती, तो तब तक ये जो मेंटेनेंस है वो बना रहेगा उसकी वाइफ के साथ। तो वाइफ जो है उसको लीगली वैलिड वाइफ होनी चाहिए, उसके साथ ये मेंटेनेंस का वो प्रोविजन है वो अपने मेंटेनेंस ले सकती है अपने हस्बैंड से। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन है उसका कोई लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है, कौन? लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड हो, उसको यहाँ पे मेंटेनेंस मिल जाता है वेदर मैरिड और नॉट, चाहे वो मैरिड है या नहीं है। अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे क्या जरूरी है कि वो माइनर होना चाहिए, यानी कि 18 साल से कम की उम्र उसकी होनी चाहिए, और वो बच्चा चाहे लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस मिलेगा। इसी तरीके से उसका कोई लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड है लेकिन वो मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए, और जिसने की जो मेजोरिटी की एज है वो अटेन कर ली है, और वो मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए, और वो जो बच्चा है वो फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी के कारण या इंजरी के कारण अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता। तो वहां पे यानी कि अगर एक बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया और वो बिल्कुल ठीक है फिजिकली मेंटली, तो वहां पे उसका राइट खत्म हो जाता है कि वो अपने फादर से मेंटेनेंस ले। इसी तरीके से जो फादर और मदर हैं उनको भी ये राइट है कि वो अपने बच्चों से इस तरीके से अपने बच्चे से, जो भी उसका लड़का है उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं अपने लिए, जो कि अपने आप को खुद मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे जैसे एडॉप्टेड बच्चे होते हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड होते हैं, उनसे भी ये चीज ली जा सकती है, वहां पे भी ये बनता है, ये जो राइट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो एप्लीकेशन है किसके पास लगेगी? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास लगेगी। अब जैसे जनरली कोर्ट के अंदर फैमिली कोर्ट होती है वहां पे एप्लीकेशन लगती है, तो फैमिली कोर्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही बनाया जाता है। तो मे अपॉन
प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, तो जब उनके सामने प्रूफ या मतलब कि नेग्लेक्ट या रिफ्यूजल प्रूफ कर दिया जाता है तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकते हैं उस वाइफ को, बच्चों को, फादर को या मदर को एट सच मंथली रेट एज सच मजिस्ट्रेट थिंक फिट, तो जो भी उसको ठीक लगता है वो ऑर्डर कर देता है। अब देखो ये तो क्या है, फाइनल जब चीज डिसाइड हो जाएगी उसके बाद है, तो इन बिटवीन इंटरिम मेंटेनेंस भी पे करवाई जाती है, वो अभी आगे आएगी, उसको हम देखेंगे कि जब तक प्रोसीडिंग चल रही है तब तक मेंटेनेंस पे करवाई जाए। अब हमें कैसे पता चलता है कि इसके पास सफिशिएंट मींस है या नहीं है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट फाइल करवाया जाता है, इनकम सर्टिफिकेट फाइल कराया जाता है इन फॉर्म ऑफ एफिडेविट, जिसके अंदर ये बताता है कि मेरी इनकम किस किस सोर्स है। तो आपको अगर कोई गलत एफिडेविट कोर्ट के अंदर फाइल करे तो यानी कि वो अपने एक और ऑफेंस कमिट कर रहा है। अब इसका जो फॉर्मेट है वो अभी एक रीसेंट केस था रजनीश वर्सेस नेहा का, उसके अंदर आया था, जिस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है जब ये इनकम सर्टिफिकेट फाइल किया जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे प्रोविजन बोलता है कि provided that magistrate may order that father of a minor female child referred to in clause B, ये वाला जो था जो माइनर फीमेल चाइल्ड के लिए बोला गया है, तो उसका जो फादर है टू मेक सच अलाउंसेज अंटिल शी अटेन्स हर मेजोरिटी, तो जब तक कि उसकी मेजोरिटी अटेन नहीं हो जाती तो तब भी उसको मेंटेनेंस देनी ही है। इफ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड इफ मैरिड इज नॉट पजेस्ड बाय सफिशिएंट मींस, तो जो उसका हस्बैंड जिससे शादी की गई है उसके खुद के पास ही सफिशिएंट मींस नहीं है, तो जो लड़की का फादर था उस लड़की को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी उस फादर के पास ही है। मेजर हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर एक और प्रोविजन बोलता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो क्या कर सकता है, जब ये प्रोसीडिंग पेंडिंग है regarding the monthly allowance for the maintenance under subsection, order such person to make monthly allowance for the interim maintenance, तो यहाँ पे interim maintenance की बात करेगी। अभी तो एप्लीकेशन डिसाइड होने में टाइम लगेगा, ये जो लगाई गई है 125 की, तो वहाँ पे इसको ये पावर दी गई कि जब तक ये चल रही है तब तक interim maintenance की जो उसको ठीक लग रहा है कि इतने तक का अमाउंट जो है अभी पे करना स्टार्ट करो, देन बाद में जो डिसाइड होगा वो चीज़ देखी जाएगी। ठीक है, तो चाइल्ड को, फादर को, मदर को जो भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे करवाए जाएंगे, एंड द एक्सपेंसिव मतलब मेंटेनेंस भी पे करवाई जाएगी, और जो भी उनके खर्चे हुए हैं यहाँ पे आने के जो कोर्ट को ठीक लगते हैं, जो जैसे लीगल एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं वो सारे उनको पे करवाए जाएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। देन आगे और प्रोविजन के अंदर क्या बोलता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर मंथली अलाउंस फॉर द इंट्री मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द सेकंड प्रोविजन शेल एज फार एज पॉसिबल भी डिस्पोज ऑफ विद इन 60 डेज। तो जब एंट्री मेंटेनेंस मांगा जाएगा ना तो कोशिश करनी है कि ये जो एंट्री मेंटेनेंस वाली बात है 60 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाए, जिस भी दिन नोटिस सर्व हुआ है इस एप्लीकेशन का उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट ये एंट्री मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, तो कोशिश करनी है कि 60 दिन के अंदर ये डिस्पोज हो जाए, क्योंकि कैसे उसका खर्चा चलेगा अगर इसमें भी टाइम लग जाएगा, तो पहले ही ये एंट्री में फिर भी उसमें 60 डेज लग रहे हैं, तो इसलिए कोशिश की जाती है। यहाँ पे बता देता है कि माइनर का मतलब होता है कि जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंदर बताया गया वो जो बच्चा 18 साल की अटेन एज नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरा वाइफ जो है वो डिवोर्स वाइफ को भी इंक्लूड किया जाता है, ऑब्टेन अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड, और अगर वो रीमैरी कर लेती है तो फिर वो वाइफ की डेफिनेशन से हट जाएगी और उसके मेंटेनेंस का राइट खत्म हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ठीक है, अब ये वाइफ के अगेंस्ट जाके ये हस्बैंड क्या करता है, दूसरी शादी कर लेता है, चाहे इसके लिए इसने कंसर्ट भी दी है, तब भी ये वाइफ जो है इस हस्बैंड से क्या कर सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है, उसका राइट अभी भी बनता है। ठीक है, any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding shall be payable from date of the order, कि जिस दिन भी ऑर्डर होगा उस दिन से पेबल करने होंगे, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और इंट्री मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज अ केस में भी। तो कोर्ट या तो ऑर्डर कर देगा कि जिस दिन से एप्लीकेशन लगी है उस दिन से पे करो, या फिर जब ऑर्डर हुआ है उस दिन से पे करो। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब से वो मेंटेनेंस पे करवाना चाहता है, एक्सपेंसेस पे करवाना चाहता है। अब मान लो अब कोई व्यक्ति इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज, की जिस व्यक्ति को ऑर्डर किए गए हैं वो बिना किसी सफिशिएंट कॉज के इस ऑर्डर को कंप्लाई करने से फेल हो जाता है, तो जो एनी सच मजिस्ट्रेट वो क्या कर सकता है, फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर, जब भी वो हर एक बार जब भी उसका ऑर्डर ब्रीच हो रहा है, इशू अ वारंट फॉर लाइविंग द अमाउंट ड्यू इन मैनर प्रोवाइडेड फॉर लाइविंग फाइन्स। तो जिस तरीके से फाइन्स को रिकवर किया जाता है उसी तरीके से यहाँ पे इस अमाउंट को मान लिया जाएगा जैसे फाइन लगा हुआ उसके ऊपर, और उसको सेंटेंस कर सकता है फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ। तो हर एक मंथ जब भी वो नहीं पे कर रहा तो उसको उतने टाइम के लिए जेल में भेज सकता है। ठीक है, रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और अंटिल पेमेंट इफ सूनर मेड। तो जैसे कि अब जब उसको भेजेगा तो मैक्सिमम एक बार 1 महीने के लिए, जैसे इस महीने का पे नहीं किया तो इसके लिए मैक्सिमम 1 मंथ भेजेगा, या फिर जैसे पहले उसने पे कर दिया, जैसे 10 दिन में पे कर दिया तो 10 दिन में उसको छोड़ देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 महीने जेल भेज दिया तो इसकी जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, लाइबिलिटी अभी भी रहेगी, उसको पे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी।
provided that no warrant shall be issued for recovery of any amount due under this section unless application by be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it become due। तो यहाँ पे कोर्ट जो है आपकी हेल्प कब तक करेगा, जैसे आपको ऑर्डर हो गया, अब आपको रिकवर करवाने में कोर्ट कब तक हेल्प करेगा, जैसे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो आपको विद इन 1 ईयर कोर्ट के पास अप्लाई करना है कि जैसे मेरा ये अमाउंट जो है वो पे नहीं कर रहा, तो कोर्ट आपको हेल्प करेगा उस अमाउंट को रिकवर करने में। 1 साल के बाद अगर आप करते हैं तो आपका लिमिटेशन जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो मैक्सिमम 1 ईयर तक करना है आपने यहाँ पे। Provided further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him, अब ये व्यक्ति जो है कंडीशन रखता है कि मैं तभी इसको मेंटेन करूंगा जब ये वाइफ जो है मेरे साथ रहेगी, एंड शी रिफ्यूजेस टू लिव इन, लेकिन वो मना करती थी कि भाई मैं तो नहीं रहूंगी इसके साथ, तो जो सच मजिस्ट्रेट में कंसीडर एनी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल स्टेटेड बाय हर, तो अब जो मजिस्ट्रेट है वो कंसीडर करेगा कि ये वाइफ मना क्यों कर रही है इसके साथ रहने के लिए, एंड मे मेक एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन नॉट विथस्टैंडिंग सच ऑफर इफ ही सेटिस्फाइड दैट देयर इज जस्ट ग्राउंड फॉर सो डूइंग। अब हस्बैंड को मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हाँ इसके पास जस्ट ग्राउंड है इसके साथ ये रहने के लिए, जो मना कर रही है इसके पास कोई सही ग्राउंड है, जैसे कि इसको मारता है या इस तरीके की कोई भी कंडीशन है, तो वहां पे कोर्ट क्या करेगा कि ठीक है आप इसके साथ मत रहो लेकिन तब भी मैं आपको मेंटेनेंस दिलाऊंगा। लेकिन जहां पे कोई इस तरीके का रीजन नहीं है, कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है, तो कोर्ट फिर मना कर देगा कि आप इसके साथ क्यों नहीं रह रहे। जैसे इसने एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया भी है कि जैसे जो हस्बैंड है वो अपने साथ मिस्ट्रेस रख रहा है या किसी और वुमेन के साथ मैरिज कर रहा है, तो वहां पे इसको हम एक जस्टिफाइबल ग्राउंड मानेंगे, जस्ट ग्राउंड मानेंगे कि जो उसकी वाइफ है वो मना क्यों कर रही है उसके साथ रहने के लिए। और फिर सबसेक्शन 4 बताता है कि नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस फॉर प्रोसीडिंग एज अ केस में बी फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री। अब यहाँ पे बताता है कि अगर वो वुमेन ही खुद अडल्ट्री में रह रही है तो फिर वो मेंटेनेंस उसको नहीं मिलेगा। अभी अडल्ट्री जो है ये कंटिन्यूस अडल्ट्री होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूसली ऐसे रिलेशन के अंदर रहती होनी चाहिए। और इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, या तो म्यूचुअल कंसेंट से ही अलग अलग रह रहे हैं या फिर वो किसी सफिशिएंट रीजन से मना करती है, जैसे ये वाला रीजन हमने ऊपर देखा था। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वहां पे जो है कोर्ट क्या करेगा, उसको मेंटेनेंस देने से मना कर देगा उस वाइफ को कि आपको यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऑन प्रूफ दैट वाइफ any wife in whomsoever an order has been made under this section is living in adultery, अब ये प्रूव कर दिया जाता है कि वो वुमेन जो है अडल्ट्री में रह रही है या फिर कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है कि वो क्यों मना कर रही है, तो वहाँ पे ये चीजें जब प्रूव हो जाएंगी तो वहाँ पे उसका जो मेंटेनेंस है वो नहीं बनेगा कि भाई म्यूचुअल कंसेंट से ये अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पे फिर उसका मेंटेनेंस नहीं बनता। तो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर ये बात बोली गई है। आई होप आपको सेक्शन 125 समझ आया हो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम सेक्शन 126 के ऊपर आते हैं। अब इसने प्रोसीजर बता रखा है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा सेक्शन 125 के लिए, ठीक है। तो प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 में भी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट, तो किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर की जा सकती है। अब ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी, यानी कि आपकी जो पिटीशन है ये कहाँ पे फाइल होगी, जहां पे वो व्यक्ति है या फिर जहां पे वो व्यक्ति और वो जो वाइफ है रिजाइड किए थे एज ए हस्बैंड वाइफ, मतलब दोनों रह रहे हैं जहां पे, और वेयर ही लास्ट रिजाइडेड विद हिज वाइफ, तो जहां पे वो अपनी वाइफ के साथ आखिरी में रहा है, यानी कि जहां पे वो लड़का रह रहा है या जहां पे लड़का या लड़की में से दोनों में से कोई भी रह रहा है, या फिर जहां पे वो आखिरी जब उनकी शादी हुई थी और दोनों एक साथ जहां पे रिजाइड किए थे वहां पे भी ये अपना केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड, all evidence in such proceeding shall be taken in presence of person against whom an order for the payment of maintenance is proposed to be made, तो सारे के सारे जो एविडेंसेस है वो किसकी प्रेजेंस में लिए जाएंगे, जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर होने वाला है मेंटेनेंस का। और व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस विद, और जब आपने उसकी पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर दी जैसे 205 317 के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, the presence of his pleader and shall be recorded in the manner prescribed in summon cases। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना कि एक उसके प्लीडर के प्रेजेंस में होंगे सारे एविडेंसेस, और ये इसकी प्रोसीडिंग किस तरीके से चलेगी, सम्मन केसेस की तरह चलेगी। तो ये आपसे प्री के अंदर क्वेश्चन काफी बारी पूछा जाता है कि जो 125 की प्रोसीडिंग होती है वो किस तरीके से चलती है, उसकी प्रोसीडिंग सम्मन केसेस की तरह चलती है। जैसे सम्मन केसेस की प्रोसीडिंग चलती है वैसे ही इसकी प्रोसीडिंग चलती है। जैसे हमने देखा था 116 की प्रोसीडिंग चलती है वो भी सम्मन की तरह चलती है, ऐसी यहाँ पे जो 125 की प्रोसीडिंग चलती है वो भी कैसे चलती है, सम्मन केसेस की तरह ही चलती है। तो इस बात को आप जरूर अच्छे से याद रखना। देन प्रोवाइडेड दैट इफ मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज्ड टू बी मेड इज विलफुली अवॉइडिंग सर्विस, की जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर किया जा रहा है और वो उस ऑर्डर को लेने के लिए विलफुली अवॉइड कर रहा है कि उस तक वो ऑर्डर पहुंचे ही ना, या फिर नेग्लेक्ट कर रहा है कोर्ट को अटेंड करने पे, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, प्रोसीड टू हियर एंड डिटरमाइन द केस एक्स पार्टी, तो वहां पे वो उसको एक्स पार्टी सुन सकता है। जैसे हम सीपीसी में देखते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी एक्स पार्टी हो सकता है, एक व्यक्ति के बिना प्रेजेंस के, डिफेंडेंट के बिना प्रेजेंस के जैसे होता है। यहाँ पे भी हम उसको रिस्पॉन्डेंट मान रहे हैं, जो एक पेटिशनर हो गया एक रिस्पॉन्डेंट हो गया, हम यहाँ पे एक्यूज तो बोल ही रहे उसके। तो जैसे
वहां पे एक्स पार्टी होता है, ऐसे यहाँ पे भी एक्स पार्टी के तौर पर सुना जा सकता है। और एंड एनी ऑर्डर सो मेड मे बी सेट असाइड फॉर गुड कॉज शोन ऑन एप्लीकेशन मेड। अब इस व्यक्ति को जैसे वहां पे सेट असाइड कराते हो आप एक्स पार्टी को, ऐसे यहाँ पे ये व्यक्ति अपना गुड कॉज आके शो करेगा कोर्ट को, और इस ये जो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था इसको सेट असाइड करा सकता है। लेकिन इसको एक टाइम पीरियड दिया गया कि उसको 3 महीने के अंदर अंदर ये सेट असाइड कराना होगा, जब भी from the date thereof subject to such term including a term as to the payment of cost to the opposite party as the magistrate think just and proper। तो उसके विदिन 3 months उसको ये वाला एप्लीकेशन लगा के सेट असाइड कराना होगा। The court dealing in this application under section 125 shall have power to make such order as to cost as may be just। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉस्ट लगा सकती है जैसी भी उसको ठीक लगती है। देन 127 बात करता है अल्ट्रेशन इन अलाउंसेस की। ये जो अलाउंसेस किए गए हैं कि जो मेंटेनेंस पे की जाएगी उसकी अल्ट्रेशन की बात करता है। जैसे बाद में सिचुएशन चेंज हो गई, तो अगर इस तरीके से सिचुएशन चेंज होती है तो वहां पे जो अलाउंसेस है उनको अल्टर किया जा सकता है अंडर सेक्शन 127। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि सर्कमस्टांसेस जो है वो चेंज हो गए हैं किसी भी व्यक्ति के दोनों में से। रिसीविंग अंडर सेक्शन 125 अब मंथली अलाउंस, जिसको मंथली, जैसे वाइफ की आप शो कर दो कि कंडीशन चेंज होगी, अब तो ये अर्न करती है, या इसकी रीमैरिज हो गई, ऐसी कोई कंडीशन चेंज हो गई, या वाइफ ये शो कर दे अब हस्बैंड जो है ज्यादा अर्न कर रहा है, या हस्बैंड आके ये बोल दे कि अब तो मेरी जॉब ही नहीं है या मैं कम अर्न कर रहा हूँ, कुछ भी इस तरीके की चीज चेंज करता है तो वहाँ पे जो अलाउंसेज है उसके अंदर अल्ट्रेशन आ जाएगा। जैसे अब कह रहे हैं मैं अर्न ही नहीं कर रहा, तो वहाँ पे उसके पास सफिशिएंट मीन्स ही नहीं है। फॉर मेंटेनेंस और इंट्रीम मेंटेनेंस और ऑर्डर अंडर द सेम सेक्शन टू पे अ मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस और इंट्रीम मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर, मदर एज द केस में बी, मैजिस्ट्रेट में मेक सच अल्ट्रेशन एज थिंक फिट। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को पावर दे रखी है कि वो क्या कर सकता है, अल्ट्रेशन कर सकता है इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंट्रीम मेंटेनेंस एज द केस में बी। वेयर इट अपीयर्स टू मैजिस्ट्रेट दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन of a competent civil court and any order under section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel the order or as the case may be vary the same accordingly। तो वहां पे ये पावर भी मैजिस्ट्रेट को दे रखी है कि जो भी सिविल कोर्ट का डिसीजन है उसके बेसिस पे मुझे अपना 125 वाला जो ऑर्डर है वो कैंसिल या वेरी कर देना चाहिए, तो वो भी ये कर सकता है। यानी मान लो आपने सिविल कोर्ट में गए हुए थे, वहां से भी आपको कोर्ट ऑर्डर करता है कि आपको इतना पैसा मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आप ये दो चीजें तो कर नहीं सकते कि आप यहाँ से भी पैसा ले रहे हो, 125 से भी ले रहे हो, सिविल उसकी प्रोसीडिंग के अंदर भी ले रहे हो। तो यहाँ पे ये कोर्ट क्या करेगा कि ठीक है आपको वहां से पैसा मिल रहा है ना, तो यहाँ से इस पैसे को कम कर दो, या कोर्ट कहेगा कि वहां से तो आपको पूरा ही मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, तो यहाँ से फिर वो आपका मेंटेनेंस खत्म कर देगा। तो ये चीज यहाँ पे की जा सकती है। तो एक ही जगह लोगे, ये नहीं कि दोनों जगह से पैसे ले रहे हो कि सिविल में भी ले रहे हो 125 में भी ले रहे हो, ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक है। मतलब वो जो मैरिज एक्ट होते हैं उनके, जैसे अगर आप हिंदू मैरिज के अंदर तो हिंदू मैरिज एक्ट से भी ले रहे हो, यहाँ से भी ले रहे हो, ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक है। Where any order has been made under section 125 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that the woman has after the date of such divorce remarried, कैंसल सच ऑर्डर एज फॉर्म ऑफ डेट ऑफ हर रीमैरिज। तो जिस दिन उसकी दोबारा से शादी हुई है वहां से उस ऑर्डर को कोर्ट जो है कैंसिल कर देगा कि अब आपको मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए, अब जो आपका हस्बैंड है उससे जाके आप मेंटेनेंस मांगो। The woman has been divorced by her husband and that she has received whether before or after the date of the said order the whole of the sum which under the customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce, cancel such order। तो वहां पे जब आप ये सेटिस्फाई कर देते हो कि डिवोर्स के बाद जो भी उसको एक होलसम अमाउंट मिलना चाहिए, जैसे कि होता है ना कि एलिमनी टाइप जब पे करते हैं, तो वो जो अगर पूरा अमाउंट पे हो गया तो कोर्ट को आप जाके बताओगे तो कोर्ट जो है फिर मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल कर देगा कि अब आपको मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए। In the case where such sum was paid before such order from the date on which such order was made, तो अगर मान लो कि ये अमाउंट आपने उस ऑर्डर आने से पहले दिया गया था, तो जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन से बिल्कुल मना कर दिया जाएगा कि अब यहाँ से आपको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमेन, ठीक है। सी क्लॉज क्या बोलता है, द वुमेन हैज ऑब्टेन्ड डिवोर्स फ्रॉम हस्बैंड एंड दैट शी हैड वॉलंटरली सरेंडर हर राइट्स। अब आप खुद ही नहीं लेना चाहते, वॉलंटरली सरेंडर कर रहे हो, तो वहां पे भी कैंसिल कर देगा कि ठीक है मेरा इससे डिवोर्स हो गया, अब मैं इससे मेंटेनेंस नहीं लेना चाहती, तो वहां पे भी उसका मेंटेनेंस खत्म हो सकता है। आफ्टर अ डिवोर्स कैंसिल द ऑर्डर फ्रॉम द डेट देयर ऑफ, तो वहां से फिर उसको कैंसिल कर देंगे कि ठीक है अब आप मेंटेनेंस नहीं लेना चाहती तो खत्म कर दिया जाए इसको। At the time of making any decree for recovery of any maintenance or dowry by any person to whom a monthly allowance for the maintenance and interim maintenance as a case them has been ordered to be paid under section 125, the civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovered by such person। तो यहाँ पे जब सिविल कोर्ट भी ऑर्डर कर रहा होगा ना कि भाई वो देखेगा कि अच्छा 125 में भी इसको ऑर्डर हो रखा है, तो जब वो सिविल कोर्ट अपना ऑर्डर कर रहा होगा तो वो कंसीडर करेगा कि अच्छा इसको 125 में मेंटेनेंस मिल रहा है तो मुझे इसको इतना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, क्योंकि एक इतना एक्सेस में अमाउंट थोड़ा ना कि सिविल में भी आपने 15,000 ले लिया उससे, क्रिमिनल में भी उससे 15,000 ले लिया, उसकी सैलरी 30,000 है, तो उसके पास खुद के पास क्या बचेगा, खुद को भी तो मेंटेन करना है उसको।
एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अब यहाँ पे एनफोर्समेंट की बात हो रही है कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है इसको एनफोर्स कराया जाएगा 128 के अंदर। तो अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज अ केस में बी शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन इन whose favor it is made or is to his guardian if any or to the person whom the allowances for maintenance or the allowances for the interim maintenance and expenses proceeding as the case may be is to be paid, and such order may be enforced by any magistrate in any place where the person against whom it is made may be, on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and non-payment of the allowances or as the case may be expenses due। तो यहाँ पे जिस भी मजिस्ट्रेट के एरिया में वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर रखे हैं, तो आप उस मजिस्ट्रेट के पास जाके दिखाओगे कि इस तरीके से ऑर्डर है, या उसी मजिस्ट्रेट को दिखाओगे जिसने किया है, तो वहाँ पे वो मजिस्ट्रेट आपको ये एनफोर्स करा के देगा कि हाँ अब आपको ये पे करवा के देगा। एनफोर्स के अंदर वो आप एक तो उसको जेल भेजेगा, जो ऊपर वाली बात है, और जो एनफोर्समेंट का तरीका होता है जैसे फाइन को करवाया जाता है उसी तरीके से यहाँ पे उसको एनफोर्स कराएगा कि इसका ये जो अमाउंट है इसको पे करो। तो सेक्शन 128 के अंदर एनफोर्समेंट की पावर दी गई है मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट कौन होता है यहाँ पे? फर्स्ट क्लास, और वो जनरली कौन होता है? फैमिली कोर्ट की होती है। तो इस तरीके से आपकी प्रोसीडिंग चलती है सेक्शन 125 से सेक्शन 128 ऑफ सीआरपीसी की। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हो तो जो आपकी स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करके फीस के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।